अस्सलाम वालेकुम। आज का पैथोलॉजी लेक्चर है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के बारे में। सो बिफोर वी टॉक अबाउट इट थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि व्हाट इज़ कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथीज आर पैथोलॉजीज ऑफ द मायोकार्डियल लेयर विच इज़ द मिडल लेयर ऑफ द हार्ट। ठीक है। इनर लेयर एंडोकार्डियम होती है, फिर बीच में मायोकार्डियम होता है और आउटर मोस्ट एपिकार्डियम होता है। तो जो कंट्रैक्टाइल यूनिट है हार्ट का वो आपका मिडल लेयर है। और ये वो डिजीज़ेज़ नहीं हैं जो कि इन्फ्लेमेटरी हैं या किसी और हार्ट डिज़ीज़ की वजह से सेकेंडरीली मायोकार्डियम को इन्वॉल्व करी हैं। दे आर प्राइमरी डिफेक्ट्स इन द मायोकार्डियम जिसकी वजह से हार्ट का डिसफंक्शन होता है। ठीक है। सो ऑल्सो लेट्स बी क्लियर व्हाट इज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक डिसफंक्शन। देखिए हार्ट सिस्टली में कंट्रैक्ट करता है और ब्लड को पंप आउट करता है, और डायस्टली में हार्ट रिलैक्स करता है और ब्लड से फिल अप होता है ताकि अगली सिस्टली में उसे पंप आउट कर सके। जो भी कंडीशंस हैं जिसमें हार्ट की पंपिंग एबिलिटी मुतासर हो रही है, फॉर एग्जांपल उसका मस्कुलेचर थिन हो गया है, वीक हो गया है, पैथोलॉजिकल डायलेशन हो रही है, तो उन कंडीशंस में हम कहेंगे कि हार्ट को एक सिस्टोलिक डिसफंक्शन है। और जिन कंडीशंस में मस्कुलेचर थिक हो जाएगा, फॉर एग्जांपल पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी हो जाएगी, तो वेंट्रिकल्स जितना रिलैक्स उनको करना चाहिए उतना वो नहीं करेंगे, उनका चेम्बर साइज कम होगा और उसकी वजह से दे विल नॉट बी एबल टू रिसीव एज मच ब्लड एज दे शुड रिसीव, एंड वी से दैट द हार्ट हैज़ अ डायस्टोलिक डिसफंक्शन। ठीक है। सो कार्डियोमायोपैथी की तीन क्लासिक टाइप्स हैं, डायलेटेड, हाइपरट्रोफिक और रिस्ट्रिक्टिव। डायलेटेड और हाइपरट्रोफिक मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं इसी प्लेलिस्ट में। आज का मौजू है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। सो आई वांट यू टू इमेजिन कि द हार्ट इज़ वेरी वेरी स्टिफ। ठीक है। तो क्यों स्टिफ है, उसके मल्टीपल रीजंस हैं। सो एक थीम इसकी ये है कि हार्ट का जो मायोकार्डियम है उसके अंदर ऐसी इन्फिल्ट्रेटिव प्रोसेस हो गया है कि वो स्टिफ हो गया है, और उसकी वजह से उस अकड़ाव की वजह से वो रिलैक्स नहीं कर पा रहा। और जब वो रिलैक्स नहीं करेगा तो ये कौन सा फेलियर है? डायस्टोलिक फेलियर है। और उसकी वजह ये है कि सार्कोमियर्स आर अनएबल टू लेंथन फुली। तो एक वो जो स्ट्रेच और रिकॉयल वाली चीज़ होती है वो नहीं हो पाएगी आगे, और ये पुअर फीलिंग होती है। सो अल्टीमेटली क्या होगा कि हाई बैक प्रेशर एट्रिया में जाएगा और एट्रिया एट्रिया भी डायलेट करेंगे, और इसके बहुत सारी कंडीशंस हैं विच कैन लीड टू दिस। ठीक है। उसकी कॉजेज़ बहुत सारी हैं, इसको इन्फिल्ट्रेटिव कार्डियोमायोपैथी भी कहते हैं। ये तीनों कार्डियोमायोपैथीज़ में से सबसे लीस्ट कॉमन है। और इसको आपने कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस के साथ कंफ्यूज नहीं करना। ये एक बाकायदा एक अलग वीडियो का टॉपिक है इन दोनों का कंपैरिजन। मैं भी उसमें आज नहीं जा रही, लेकिन इफ़ यू वांट टू स्टडी पेरिकार्डाइटिस तो उसकी भी वीडियो इस प्लेलिस्ट में है, वो भी देख लें। लेकिन प्लीज़ डोंट कंफ्यूज द टू, क्योंकि इनकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन अक्सर बहुत सिमिलर होती है। सो इसको हम प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द कॉजेज़। तो प्राइमरी में सबसे कॉमन तो इडियोपैथिक है कि हमें वजह ही नहीं पता। और दूसरी बात ये कि जेनेटिक म्यूटेशंस हो सकती हैं, डिफरेंट थिंग्स लाइक ट्रोपोनिन 1, डेस्मिन, अल्फा बी क्रिस्टलिन, फिलामेंट सी वगैरह। सेकेंडरी कॉजेज़ में ये है कि एमिलॉइडोसिस में एमिलॉइड प्रोटीन के डिपॉजिट्स हो सकते हैं। सार्कोइडोसिस में सार्कोइड ग्रैन्युलोमास हो सकते हैं। हीमोक्रोमेटोसिस आयरन ओवरलोड होता है, आयरन के डिपॉजिट्स हो सकते हैं। कुछ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ लाइक पॉम्पिस डिजीज़, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़, फेब्रिज डिजीज़, मेटास्टैटिक इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है हार्ट की, किसी भी वजह से फाइब्रोसिस हो सकता है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ पोस्ट कार्डियक सर्जरी, और किसी भी वजह से अगर मीडियास्टाइनम की रेडिएशन हुई है किसी भी वजह से, तो उससे उस रेडिएशन इंड्यूस्ड इंजरी के रिजल्ट में भी फाइब्रोसिस हो सकता है। पोस्ट ट्रांसप्लांट फाइब्रोसिस हो सकता है। हर जगह कॉमन थीम ये है कि इंजरी है और हीलिंग में फाइब्रोसिस हुआ है और फाइब्रोटिक रिप्लेसमेंट हो गई है। फिर ये कि सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, सिस्टेमिक लूपस और कुछ ड्रग्स होते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स में भी ये हो सकता है। एपिडेमियोलॉजी की अगर बात करें तो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी कैन अफेक्ट एनीवन, बट द अंडरलाइंग कंडीशन, ज़ाहिर है मैंने इतनी लंबी आपको लिस्ट बताई है, तो अंडरलाइंग कंडीशंस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कौन से लोग ज़्यादा प्रोन हैं टू विच कंडीशन। तीनों कार्डियोमायोपैथीज़ में से सबसे रेयर है, अबाउट 5% ऑफ ऑल द कार्डियोमायोपैथीज़। The highest incidence of death caused by cardiac sarcoidosis is found in Japan.
अब इसकी एसोसिएशन पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। एक कंडीशन है एंडोमायोकार्डियल फाइब्रोसिस, ईएमएफ भी कहते हैं। ये रेयर है, ज़्यादातर अफ्रीका में, ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाती है। उसमें और भी बड़ा कुछ होता है, जिसमें से एक चीज़ ये होती है कि हार्ट के अंदर फाइब्रोटिक पैचेस यंग एज से बनना शुरू हो जाते हैं, एपेक्स से ग्रेजुअली अपवर्ड आते हैं और एंडोकार्डियम फाइब्रोटिक हो जाता है। और उस वजह से इट इज़ ऑल्सो prone to platelet adhesion and thrombi. इसकी etiology is not fully understood, लेकिन this is a important association, ये MCQs में अक्सर आती है। फिर आ जाता है लोफलर्स एंडोमायोकार्डाइटिस। बेसिकली जो इओसिनोफिलिक ल्यूकीमिया होता है उसमें देयर इज़ अ हाई अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल इओसिनोफिल्स, राइट। और नॉर्मल इओसिनोफिल्स के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, लेकिन इसके अनस्टेबल होते हैं और ये डीग्रैन्युलेट कर जाते हैं। और उसमें एमबीपी होता है, मेजर बेसिक प्रोटीन, उसके ग्रैन्यूल्स डीग्रैन्युलेट करके एंडोकार्डियम को अटैक करते हैं और उसकी वजह से क्रॉनिक और कॉन्टिन्यूस डैमेज होता रहता है टू द एंडोकार्डियम, विच लीड्स टू फाइब्रोसिस एंड रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इन लोगों में भी देर इज़ अ हाई रिस्क ऑफ म्यूरल थ्रोम्बाई बिकॉज ऑफ इंजर्ड एंडोथीलियम। फिर आ जाता है एंडोकार्डियल फाइब्रोइलास्टोसिस, इसको EFE भी कहते हैं। ये यूजुअली पीडियाट्रिक पीरियड प्रेजेंटेशन होती है। इसमें लोकलाइज्ड या डिफ्यूज्ड फाइब्रोइलास्टिक टिश्यू होता है इनसाइड द एंडोकार्डियम एंड डीपर मायोकार्डियम। इट इज़ बिकॉज ऑफ फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। और इनमें भी थ्रोम्बाई बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर तो ये फोकल टाइप का है तो इसका प्रोग्नोसिस अच्छा है, अगर मल्टीफोकल है, डिफ्यूज है, तो ज़ाहिर सी बात है इसका प्रोग्नोसिस बैड है। ये एक क्यूट सा क्लिप आर्ट मुझे मिला था, यू कैन यूज दिस फॉर योर मेमोराइजेशन पर्पस। सो पैथोलॉजी पे बात करते हैं, जी सीधी सी बात है, वेंट्रिकल स्टिफ है, उसकी वजह से उनकी कंप्लायंस पुअर है, डायस्टोलिक फेलियर है और अल्टीमेटली दैट कैन लीड टू हार्ट फेलियर, फॉरवर्ड बैकवर्ड फेलियर के अगर आपको कॉन्सेप्ट है, अगर नहीं है तो आप हमारी हार्ट फेलियर की वीडियो देखें। सो साइंस एंड सिम्टम्स में जाहिर सी बात है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा। देखने में ये कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस जैसा सिनारियो भी लग सकता है। तो हार्ट फेलियर के सिम्टम्स में अगर बात करें तो पल्मोनरी कंजेशन की वजह से कॉफ, paroxysmal नॉक्टर्नल डिस्निया, ऑर्थोपनिया, डिस्निया, हिमोप्टिसिस हो सकता है। रिड्यूस कार्डियक आउटपुट यानी कि फॉरवर्ड फेलियर की वजह से सिंकपी हो सकती है, एंजाइना, ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, फटीग एंड ऑर्गन हाइपोपरफ्यूजन सिम्टम्स। राइट हार्ट का फेलियर होगा तो साइटीज, पेरिफेरल एडिमा, इवन कार्डियक सिरोसिस वगैरह हो सकता है। क्लिनिकल अगर आप पेशेंट को एग्जामिन करें तो यू कैन फाइंड लंग इन्वॉल्वमेंट, बैकवर्ड फ्लो की वजह से यू कैन सी बायलेटरल बेजल लंग क्रेपिटेशंस, एसाइटीज हो सकता है, S3 S4 हो सकता है, कुजमॉल साइन विच इज़ बेसिकली पैराडॉक्सिकल राइज इन JVP ऑन इंस्पिरेशन, क्योंकि नॉर्मली आपको पता है कि इंस्पिरेशन में JVP थोड़ा सा कम होती है, लेकिन इसमें ऑपोजिट होता है। रेज JVP एंड वीनस कंजेशन, पेरिफेरल एडिमा, हेपेटोमेगैली यानी कि कार्डियक सिरोसिस। इन्वेस्टिगेशन में चेस्ट एक्सरे के ऊपर आपको माइल्ड कार्डियोमेगली शायद मिले, शायद ना मिले, पल्मोनरी कंजेशन मिल सकती है। ECG के ऊपर आपको लो वोल्टेज ECG मिलेगी with diminished QRS amplitude and conduction disturbances and Q waves। एको के ऊपर सब कुछ साफ का साफ नज़र आ जाएगा। अब ज़ाहिर है एटियोलॉजीज इतनी ज़्यादा इसकी हो सकती हैं तो मैं हर पॉसिबल एटियोलॉजी का तो नहीं लिख सकती, लेकिन एमिलोइडोसिस में फॉर एग्जांपल एक टेक्सचर का फ़र्क होता है, थिकनिंग होती है, कार्डियक स्ट्रक्चर्स की वो आपको नज़र आ सकती है। कैथराइजेशन के ऊपर यू विल फाइंड स्क्वायर रूट साइन, एलिवेटेड लेफ्ट एंड राइट फिलिंग प्रेशर्स, इन सम केसेस एंडोमायोकार्डियल बायोप्सी भी हो सकती है। सो दीज आर ऑल द फाइंडिंग्स यू माइट हैव। ट्रीटमेंट ऑब्वियसली अंडरलाइंग कॉज अगर ट्रीटेबल है, मैनेजेबल है तो उसको करेंगे, हार्ट फेलियर को मैनेज करेंगे और बहुत सिवियर केसेस में हार्ट ट्रांसप्लांट कंसिडर हो सकता है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस ऑन प्रोग्नोसिस में हार्ट फेलियर है, एरिथमियाज हैं, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है और स्ट्रोक है, अमंग मेनी अदर थिंग्स। So I hope that you understood something, you learned something new. If you like this video, please like, comment, share, and subscribe to my channel. Follow me on Instagram and Facebook. And inshallah, I'll be back with more videos. Allah Hafiz.